उसके बाद बात करते हैं श्रीलंकन बैंकरप्सी पे। देखिए हम ये भी बात करेंगे कि मोस्टली लोग कहते हैं कि एजुकेशन ऑलवेज मैटर, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक 99% लिटरेसी वाला मुल्क जहाँ पे लिटरेसी रेट 99% है, उसके बावजूद वो मुल्क इस तरह डूब जाता है कि जिस तरह मतलब $51 बिलियन पे वो बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि चंद दिन पहले एलन मस्क ने आई थिंक $46 बिलियन पे ट्विटर खरीदा। तो $4-5 बिलियन मिला के वो मतलब श्रीलंका को ओन कर सकता है। दैट इज एन लिटरली अमेजिंग, अस्टॉनिशिंग, लिटरली इट इज। तो हम आज बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और नेक्स्ट बात ये है कि हम इनके फैक्टर्स को अपने रियासत पे भी अप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या मतलब हमारे क्या चांसेस बनते हैं, हम किस लेवल पे हैं, रियासती इकोनॉमी स्टेट किस पॉइंट पे है। देखिए 99% लिटरेसी रेट, सिर्फ लोग कहते हैं कि एजुकेशन 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 इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। नो, एजुकेशन इज इन सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। एजुकेशन के साथ अच्छी लीडरशिप, अच्छी बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट लेजिस्लेशन, इस किसी भी रियासत को, किसी भी पॉइंट को, किसी इवन यूनियन काउंसिल को एक अच्छी लेजिस्लेशन, एक अच्छी कानून साजी की जरूरत होती है। एजुकेशन सब कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आते हैं रीजंस क्या है उसका, मतलब श्रीलंका क्यों डूबा, क्यों व्हाई इट वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। द रीजन इज, सबसे पहले तो ये है कि टैक्स कट्स। देखिए बाज़ औक़ात गवर्नमेंट अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ लोगों के लिए, तो वो टैक्स कट्स दे दें, मतलब वो टैक्स की छूट दे दें गवर्नमेंट लोगों को वेरियस लेवल पर। जिस तरह रिसेंटली अभी अपने इस्लामाबाद क्या नाम है इसका, मेट्रो इस्लामाबाद में उन्होंने सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया था। तो जब इस्लामाबाद मेट्रो से जो अमाउंट आना था, मतलब ये तो बिल्कुल फ्री नहीं है ना, क्योंकि जो अमाउंट आना था उसको मतलब हम उसके ड्राइवर्स हैं, उसकी मेंटेनेंस है, उस पूरे मेट्रो को, इस पूरे सेटअप को मेंटेन करने के लिए अमाउंट तो चाहिए। तो वो अमाउंट अब हम किसी और जगह से उठाएंगे। दैट इज लिटरली अ लॉस फॉर द स्टेट और फॉर स्टेट मशीनरी। ओके, तो इस तरह इन्होंने टैक्स कट दिया था, और इसी टैक्स कट को कवर करने के लिए, चूंकि टैक्स कट दिया और इस टैक्स कट की वजह से गैप आया, और उस गैप को कवर करने के लिए उन्होंने धड़ाधड़ नोट छापने स्टार्ट कर दिए थे। धड़ाधड़ नोट छापना। तो इसी नोट छापने की वजह से जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेट तो आसमानों को पहुंचा, तो इट्स लिटरल के इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो सप्लाई ज़्यादा हुआ, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने जितने भी थे जिनसे इन्होंने कर्जे लिए थे एक्सटर्नल, और चाइना ने, और इसी तरह वेरियस दूसरे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जितने भी थे, इन्होंने इन्हें इन्फॉर्म करा था कि आप ये जितने भी हैं आप वो कर रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, उसको बंद कर दें। तो इन्होंने शायद इस बात को कोई सीरियस नहीं लिया, एंड द रिजल्ट वाज दे वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, जो ही आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वहां से सप्लाई कम कर जाएंगे, तो वापस इकोनॉमी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। एंड द थर्ड इज एक्सटर्नल डेट, जो कि सिर्फ मैं समझता हूँ कि $51 बिलियन पे, सिर्फ $51 बिलियन पे वो बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड हुए, और हम पाकिस्तानी 113 to 14 बिलियन इस टाइम एक्सटर्नल डेट के नीचे हैं। Isn't it possible for us कि हम बैंकरप्ट हो जाएं? हमारे लिए मतलब हम तो उसको 2 टाइम्स हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी पॉइंट हमारी रियासत पे बिल्कुल एप्लीकेबल है। अगर हमारी पॉलिसीज अच्छी ना रही, अगर हम इसी तरह इन चीज़ों में जकड़े रहे, जिस तरह मतलब वो एक बुक है, आई एम सॉरी मैं उसके राइटर का नाम भूल गया, लेकिन हिट ऑफ एन इकोनॉमिक मैन, वो कहते हैं कि मतलब हम पहले तो ब्रिटिश ही कहते थे कि हमारी कॉलोनीज़ है, और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक आप कॉलोनीज़ को मतलब आपने संभालना है, आपने सब कुछ उनके जितने भी अखराजात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी है, आपने उन्हें मतलब वो पेमेंट करनी है, उनको मतलब बजट एलोकेशन करनी है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा था कि अब हम इस तरह मतलब रियासतें, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश चूँकि बाद में आए, इंडिया, उन्होंने कहा जब हम ये पार्टीशन करेंगे, उसको जब इंडिपेंडेंट मतलब सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उसके बाद हम रियासतें इस तरह चलाएंगे कि एक तो हम कर्जा देंगे, ऊपर से उन्हें
मतलब ये तो है, पहले हम तो मुफ्त में नहीं चलाएंगे, कर्जा देंगे, कर्जों के साथ साथ हम 100 to 200% पे हम उसे सूद भी लेंगे। मतलब ये है कि इसी सूद की वजह से, इन्हीं कर्जों की वजह से पॉलिसियां फिर भी हमारी अपनी चलेगी। और थर्ड बात ये कि चूंकि रियासत जब जब भी मतलब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी बात आपने कुरान करीम में मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तो अल्लाह ताला से कुरान करीम में क्लियरली मैंशनड है कि अपने आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सबसे पहले अमन अमान की दुआ की थी कि अल्लाह मेरे लोगों के लिए, मेरे एरिया के लिए सबसे पहले अमन अमान सेट कर दे, उसके बाद हम मेरे लोगों के रोज़गार का समा कर दे। तो किसी भी एरिया में, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी भी हल्के में, छोटे से पॉइंट में, स्टेट तो एक बहुत बड़ी बात है, वहां पे तब तक आप मतलब वो रियासत पांव पे खड़ी नहीं होगी जब तक वहां पे अमन ना हो, जब तक वहां पे लैंड ऑर्डर सिचुएशन, लैंड ऑर्डर स्टेबिलिटी ना हो। तो इसी तरह मतलब जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई वहाँ पे श्रीलंका में, और बिल्कुल इसी की वजह से उनकी मतलब पूरी दुनिया जब वहाँ पे, चूंकि उनकी मोस्टली इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे बेस्ड है, तो टूरिस्ट आने बंद कर गए। तकरीबन 10% ऑफ द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टूरिज्म। तो मतलब जितने भी टूरिस्ट दुनिया के कोने कोने से आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था। स्पेशली जब जनवरी में हमारे यहाँ पे जो रशिया की साइड पे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, वहाँ पे जो मतलब ये लोग आते हैं, तो चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो गर्म एरिया की तरफ वो आते हैं, तो उन्होंने आना बंद कर दिया था। और द नेक्स्ट इज उनके इन्फ्लुएंसेस क्या, अब चूंकि एक हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी जब बॉम्बिंग होती है, जब हालात ख़राब होते हैं, जब वहाँ पे लाइन ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो, तो फिर हम देखते हैं कि इसका असर सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंट्री और इसी स्पेसिफिक स्टेट एरिया में नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड ये कवर कर जाती है। अब यूक्रेन रशिया वार की इफेक्ट्स पूरी दुनिया पे आए। द बेस्ट एग्जांपल इज श्रीलंका। श्रीलंका कैसे बैंकरप्ट हुआ देखें। 10% ऑफ द इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पे बेस्ड है, और मोस्टली लोग रशिया और यूक्रेन इस साइड से आते थे, और इन इलाकों में वो आते थे, टूरिज्म बेस्ड था। द नेक्स्ट इज तकरीबन 5% से ज़्यादा इकोनॉमी, श्रीलंका की इकोनॉमी बेस्ड थी टी एक्सपोर्ट पे, स्पेशली टू रशिया। जब रशिया में वार स्टार्ट हुआ, जब रशियन यूक्रेन एक वी कैन से उन्होंने एक कॉन्टेम्परेशन हुआ वहाँ पे, तो यू नो उस सिविल अनरेस्ट की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा असर हुआ उनका, मतलब उनकी जो एक्सपोर्ट थी, टी एक्सपोर्ट, वो बिल्कुल बंद हो गई। द नेक्स्ट इज चूंकि हम भी यहाँ पे इसी तरह इसी दुनिया में हम ही रह रहे हैं, ये रियासत पाकिस्तान भी इसी नक्श पे है। तो मैं समझता हूँ कि रशिया यूक्रेन वार का न सिर्फ हमारे क्या नाम है इसका स्टॉक एक्सचेंज पे असर हुआ है, बल्कि मोस्टली जब वहाँ से इन्वेस्टर्स आया करते थे, वहाँ की पॉलिसियों का असर हमारे ऊपर हुआ है। जिस तरह पीएम वहाँ पे गए हैं, तो मतलब कुछ और भी असरात हैं जो कि यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, जो समहाउ मिलिटराइज्ड भी हुए हैं। Anyway, the last is इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। द रिजल्ट वाज के कंप्लीट अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट था। और बिल्कुल इसी तरह अपने रियासत में भी मैं एंड में इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करूंगा। और यू नो ऐसी जगह थी कि वहाँ पे बार बार वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पैलेस पे वहाँ पे इन्होंने हमले किए लोगों ने, चूंकि लोगों के पास कुछ था ही नहीं। इवन ये एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो पेपर होता है उनको मैनेज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक रियासत इस पॉइंट पे कैसे आ जाती है। देखें 99, मैं फिर मेंशन करूंगा कि 99% लिटरेसी रेट वाली एक स्टेट इस हालत तक कैसे पहुंची। द ओनली रीजन इज कि वहां पे प्लानिंग नहीं है। बेस्ट लेजिस्लेशन जिस तरह बिल्कुल अपनी रियासत में है कि 4-5 खानदान है पूरी रियासत को, मतलब 74 साल जो उनकी एक गवर्नमेंट चल रही है, बस वही 3-4 खानदान चल रहे हैं, आते जा रहे हैं। पहले उनके अब्बा अजदाद थे, फिर उनके बाप थे, फिर बाबा रिटायर होके फिर उनके बेटे आ गए आज। अब देख रहे हैं मरियम की शक्ल में बिलावल, व्हाटसोएवर। मैं उनके बारे में नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन हर एक के लिए एक विविडली और बहुत ही ऑब्वियसली सारी चीज़ें वाजे हैं। तो ये नहीं होता जब वो मीडिया पे लड़ते हैं, तो अब आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि उनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड और इंतहाई बेस्ट मैनेजमेंट के साथ और इंतहाई वेल सेटल तरीके से वो अपने अंदर कंप्रोमाइज़ करते हुए, मतलब आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द रीज़न इज़ के मतलब जो रियासत में
पब्लिक पे खर्च करना था, जो रियासतों में लोगों की इमेंसिटी, लोगों की हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ऐसी दूसरी चीज़ों पे खर्च करना था, वो उनकी जेबों में जा रहा होता है। और उनकी एम्बेसीज वगैरह जितने भी थी वो पूरी दुनिया में क्लोज हो गई, श्रीलंकन एम्बेसीज। बिल्कुल इसी तरह हमारी रियासत में जब हम देखते हैं कि चंद दिन पहले हमारे चूंकि काफ़ी ज़्यादा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट भी आया, और सेम इज़ द केस उन्होंने जुडिशरी को भी अटैक करा पीटीआई वालों ने। और इसी तरह 11 के 11 12 जमातें एक साइड पे होके, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन रही नहीं। जब कहीं अपोजिशन ना रहती हो तो उनके अंदर जब कंप्रोमाइज्ड वे से, एक मैनेज तरीके से, जब वो पूरी ये तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल करप्ट है। हाँ, ये है कि करप्शन के जो फैक्टर्स है, जो चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपनी रियासत पे कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर एक रियासत $51 बिलियन पे बैंक करप्ट हो सकती है, द रीज़न इज नॉट ओनली एजुकेशन, जाके 99% लिटरेसी रेट है। द रीज़न इज वहाँ पे बेस्ट प्लानिंग नहीं है, वहाँ पे एक ऑसम लेजिस्लेशन की जो ज़रूरत होती है वहाँ नहीं है। एक जो सो कॉल्ड वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से जो इंजीनियर तरीके से जो लोग इंजेक्ट किए जाते हैं, वही वहाँ पे था। सब कुछ बिल्कुल अपने रियासत की तरह। तो the result was the consequences were much counterproductive। क्यों? वो इस वजह से कि चूंकि अवामी मैंडेट का ख्याल नहीं रखा गया, लोगों के बारे में they call that we damn care about the public mandate। तो रीजन यही हुआ, रियासत बिल्कुल कोलैप्स कर गई, रियासती इकॉनमी कोलैप्स कर